हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फुटकर व्यापारी की जो सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फुटकर व्यापारी की सेवाएं समाज के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति और जो निर्माणकर्ता होते हैं उनके प्रति और जो थोक व्यापारी होते हैं उनके प्रति क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादकों या थोक व्यापारियों के प्रति जो फुटकर व्यापारी की सेवाएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हमारा उपभोक्ताओं की रुचि व मांग के अनुसार सामयिक सूचना देना। देखो, फुटकर व्यापारी उत्पादकों के थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं की सूची, फैशन एवं रीति रिवाज आदि की जानकारी देता है। यह जानकारी उत्पादकों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और इसमें वे नवीनतम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो उपभोक्ता होता है, ठीक है, तो उनकी रुचि का किसको पता रहता है, जो उन्हें डायरेक्टली जो उनको माल की सप्लाई कर रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उन्हें प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहा है। तो उन्हें उसे पता रहता है कि उपभोक्ता किस वस्तु में रुचि दिखा रहे हैं। जैसे मैं यदि बात करूं, जैसे दीपावली के टाइम जो उपभोक्ता है उनको क्या जरूरत होती है, सबसे पहले अपने घर के साथ सजावट के सामान की, रंगोली की, है ना। तो इसी तरीके से जैसे ईद पर कपड़ों की बहुत ज्यादा बिक्री होती है ना। तो फेस्टिवल टाइम में क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सब की जानकारी कौन देता है, उत्पादकों को फुटकर व्यापारी, क्योंकि उसको पता रहता है कि फिलहाल बाजार में किस चीज की मांग सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारे माल के विक्रय का प्रबंध करना। देखो भाई, फुटकर व्यापारी ही थोक व्यापारियों के माल के विक्रय का प्रभावशाली प्रबंध करते हैं, क्योंकि थोक व्यापारी के लिए संभव नहीं होता कि वह उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करें। यानी कि जो थोक व्यापारी होता है वो डायरेक्टली उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान न बेचकर फुटकर व्यापारियों को ही बेचता है अपना माल भारी मात्रा में। तो ये क्या होता है, वह एक तरह से फुटकर व्यापारियों का भी भला करता है, उनको भी लाभ पहुंचाता है उनका माल बिकवा कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थानीय विज्ञापन से मुक्ति। फुटकर व्यापारी प्राय स्थानीय विज्ञापन स्वयं कर लेते हैं। इसमें थोड़ा व्यापारी उत्पादकों को इस कार्य से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जितने भी जैसे उसके आसपास की जो दुकानें हैं, आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे वो अपने प्रोडक्ट को एक तरह से ऐड कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो थोक व्यापारी होता है उसे भी लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। ये नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता से मुक्ति दिलाना। देखो भाई, थोक व्यापारी क्या होता है, डायरेक्ट उपभोक्ताओं से संपर्क न करके क्या करता है, वो फुटकर व्यापारियों को माल बेचता है। तो उसको ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है कि वो उपभोक्ताओं से संपर्क न करके केवल फुटकर व्यापारियों को माल बेच देता है। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। फुटकर व्यापारी माल की मांग व मूल्य आदि से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके उत्पादकों और थोक व्यापारी व सरकार की सेवाएं करते हैं। कैसे करते हैं वो आंकड़ों का एक तरह से एकत्रीकरण करते हैं कि क्या मांग है और क्या मूल्य होना चाहिए मांग के अनुसार। तो वे एक तरह से उत्पादकों को और थोक व्यापारी को एक तरह से सरकार को भी उस चीज की बारे में बताते हैं कि बाजार में किस चीज की कितनी डिमांड है और उस हिसाब से आपको उसका मूल्य क्या रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नए माल का प्रचार। भाई, फुटकर व्यापारी अपने व्यक्तिगत संबंध एवं प्रभाव से थोक व्यापारी उत्पादकों के नए माल को बाजार में विक्रय करता है। जो भी उत्पादक नए माल को बाजार में उतारता है तो उपभोक्ता क्या करता है, अच्छे संबंध होने के कारण उपभोक्ताओं से उसको बेच देता है, बाजार में प्रचार कर देता है। प्रचार मतलब होता है उस बात को फैलाना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वितरण लागत में कमी। उत्पादक या थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में माल बेचते हैं। इससे वितरण लागत में कमी आ जाती है। वितरण लागत में क्या होता है कि अपने माल को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग भागों में बांटना। ठीक है, तो वो क्या होता है, इससे उसमें ज्यादा लागत लगती है।
माल को सप्लाई करने में। तो उसमें क्या आ जाता है कि वितरण माल की जो सप्लाई होती है वो अलग अलग ना करके वो एक ही जगह कर देता है थोक व्यापारी। देखो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी जो फुटकर व्यापारी की सेवाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं अभी केवल और केवल थोक व्यापारी के प्रति। तो जो थोक व्यापारी होता है वो क्या करता है, माल को एक ही जगह बेच देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो माल के वितरण में लागत कम लगती है क्योंकि उसको अलग अलग करके माल नहीं बेचना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब उपभोक्ताओं के प्रति, ठीक है। अब हम किसके किसके लिए पढ़ेंगे, उपभोक्ताओं के प्रति जो फुटकर व्यापारी है उसका क्या सेवाएं हैं। तो देखो भाई, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उसके माल को कंज्यूम करते हैं, जो उसके माल का यूज करते हैं, जो एक तरह से हमारे विक्रय और क्रय की लास्ट जो स्टेज होती है, लास्ट जो कड़ी होती है, ठीक है। सबसे पहले जो है इसके मांग के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना। भाई जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जिस समय ज्यादा जरूरत है, उपभोक्ता क्या करता है, उसकी जो है मांग ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे दीपावली पर अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, शादी वगैरह में फर्नीचर ज्यादा बिकता है ना। फेस्टिवल टाइम पर कपड़े भी बिकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह उपभोक्ता क्या होता है, उन्हें उनकी आवश्यकता सॉरी जो फुटकर व्यापारी होता है उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार उन्हें वस्तु का उपलब्ध कराता है, ठीक है। फिर है ताजी वस्तु उपलब्ध कराना। फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है ताकि वे शीघ्रता से बिक जाए, है ना। इससे फुटकर व्यापारियों के पास निरंतर ताजी वस्तुएं आती रहती है, जैसे ताजे फल, सब्जी, डबल रोटी, अंडे आदि, ठीक है। समझ गए होते हैं, सिंपल सी बात है कि हमें दरअसल वो छोटी मात्रा में वस्तु को खरीदा। आपने देखा होगा ज्यादातर जो ब्रेड्स के पैकेट होते हैं वो ना दुकान पर एक दिन पहले ही आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम मात्रा में यूज करता है, उनका खरीदता है और फिर उनको उसी के अनुसार बेच देता है। उससे क्या होता है कि वस्तुएं ना थोड़ी थोड़ी खरीदने से वस्तुएं जो होती है वो मतलब कि अधिक टाइम तक वो बिल्कुल तरोताजा मिलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मौसम के अनुसार माल का संग्रह करना। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को मौसम के अनुसार माल उपलब्ध कराते हैं, जैसे शीत ऋतु में ऊनी कपड़े, ग्रीष्म काल में शीतल पेय पदार्थ। देखो इसका क्या मतलब है, अब जैसे अब सर्दियों का समय है, ठीक है। अब सर्दियों का समय है, अब हमें किस चीज की जरूरत है ज्यादा, अब हमें ज्यादातर है ऊनी कपड़ों की जरूरत। शीत ऋतु किसे कहते हैं, सर्दियों का टाइम। हमें अब किस चीज की जरूरत है, ऊनी कपड़े की, है ना। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि शीतल पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शरबत, शिकंजी, ये सब। तो हमें फुटकर व्यापारी मौसम के अनुसार माल का संग्रह करके देता है। नेक्स्ट है हमारा वस्तु संग्रह करने की चिंता से मुक्ति। उपभोक्ता समय समय पर फुटकर व्यापारियों से अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदते रहते हैं। इससे उपभोक्ताओं के वस्तुओं का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। देखो भाई एक बात बताओ आपको, ठीक है, आपको अब सर्दी के कपड़ों की जरूरत है, तो ये थोड़ी है कि आप अपने लिए एकदम से बहुत सारे कपड़े लाकर रख लेंगे। आप बाजार जाएंगे और आराम से आप एक या दो जर्सी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें अपने लिए सामान को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। या फिर ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल के लिए राशन इकट्ठा ला कर रख लोगे कि हाँ बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फुटकर व्यापारी हमें क्या करते हैं, हमें इस चिंता से मुक्त रखते हैं कि हमें वस्तुओं को संग्रह करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा ठगे जाने का भय नहीं। फुटकर व्यापारियों से उपभोक्ताओं का निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है फेस टू फेस, डायरेक्ट, ठीक है। भाई देखो फुटकर व्यापारियों से तो हम सामान लेते हैं, तो उसकी शॉप पर जाकर डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। इससे ग्राहक जो होता है उनका विश्वास उत्पन्न हो जाता है। व्यापारियों को व्यापारी उनके साथ कोई धोखा नहीं करेगा। यदि कभी भूल से किसी ग्राहक के पास खराब माल पहुंच भी जाता है तो वे तुरंत जाकर फुटकर व्यापारी को माल वापस कर देते हैं। ये खराब माल के स्थान पर अच्छा माल ले लेते हैं। यानी कि एक तरह से हम फेस टू फेस उनसे मिलते हैं ना, तो हमें ठगे जाने का भी खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं का समीप ही उपलब्ध होना। भाई फुटकर व्यापारियों की दुकानें बाजारों के अतिरिक्त गली तथा मोहल्ले में भी फैली होती है, जैसा कि आपके गली मोहल्ले में
होती है। इससे क्या होता है, जिससे उपभोक्ताओं को वस्तुएं खरीदने में दूर नहीं जाना पड़ता। साख सुविधाएं, साख क्या होता है, उधारी की सुविधाएं जो होती है। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को माल उधार खरीदने की सुविधाएं प्रदान करता है। इससे ग्राहक के समय पर अपनी जरूरतों की वस्तुएं प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है। फिर हमारा माल वापसी की सुविधा भी देता है। कभी कभी क्या होता है, व्यापारी जो होता है उसके माल की वापसी की सुविधा भी होती है। जैसे कोई साड़ी आप खरीद कर लाए या कोई कोट आप कपड़े वपड़े खरीद कर लाए और उसमें डिफेक्ट आ गया, तो आप क्या करोगे, आप उसको चेंज कर दोगे। घर पर माल की सुपुर्दगी, अब तो वैसे भी अब देखो बहुत सारी एप्स ऐसे चल गई कि आपको घर पर माल की सुपुर्दगी देते हैं, यानी कि वो घर भी बैठे बैठे आप उससे माल को खरीद सकते हैं। जैसे आपका ब्लिंकिट हुआ, ब्लिंकिट तो बिल्कुल ऐसा है, नॉर्मल चीजें भी आपको ला कर देता है जो आपके घरेलू यूज की होती है ना। और आपका ये हो गया मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या होता है, ये घर को घर पर ही सुपुर्द करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑनलाइन आप इनसे बैठे बैठे घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। मरम्मत, आकर्षण, पैकिंग आदि की सुविधाएं, भाई बहुत से जैसे साइकिल हुई, सिलाई मशीन, रेडियो, घड़ी, टेलीविजन आदि वस्तुओं की दुकानदार अपने ग्राहक को यह सुविधा भी प्रदान करता है कि यदि खरीदी जाने वाली वस्तु में कोई खराबी आ जाए तो वह निर्धारित समय के अंदर ही उसे मुफ्त क्या है, उसकी मुफ्त मरम्मत करा देंगे, है ना। एक तरह से क्या होती है, वो उसकी रिपेयरिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। निर्धन व्यक्तियों को सुविधा, निर्धन व्यक्तियों को सुविधा क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा, कि भाई तुम क्या करो, तुम अपने जीरो यानी कि किस्तों में सामान को खरीद सकते हैं। आप किस्तों में वस्तु को खरीद कर आप उनका पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे कई वस्तुओं का ज्ञान कराना। फुटकर व्यापारी नई नई वस्तुएं, गुण, विधि आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, नई नई वस्तुओं का पता चलता है। ठीक है। निशुल्क परामर्श, फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं के गुण व अवगुण के बारे में निशुल्क परामर्श भी प्रदान करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, फुटकर व्यापारी के सफल होने के क्या आवश्यक गुण है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है जो फुटकर व्यापारी है उनको आवश्यक क्या है, मतलब कि वो ऐसे किन बातों का ध्यान रखे कि उनकी जो शॉप है वो अच्छे से ग्रोथ करे, जो उनका बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें, दुकान का उपयुक्त स्थान पर होना। भाई फुटकर व्यापारी की दुकान ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, है ना। बाजार घाट, जैसे आपने सुना, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे, वहां पर आपको काफी लोग देखने को मिलते होंगे, तो वहां पर आपकी क्या होगी, बिक्री को वो वे लोग प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। नेक्स्ट है हमारा, ये दुकान अथवा नगर के बीच में स्थित होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। प्राप्त पूंजी, भाई अपने बिजनेस को पर्याप्त पूंजी से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि उसकी जो देखो सबसे बड़ी बात है, जो फुटकर व्यापारी होता है वे मिलते हैं उपभोक्ताओं से, और उपभोक्ता जो लोग होते हैं वो आकर्षक होते हैं आपकी दुकान से, आपकी दुकान की सजावट से, आपकी सामान की पैकेजिंग से, इन सब से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो फुटकर व्यापारियों को ना पर्याप्त पूंजी की जरूरत होती है इन सबको व्यवस्थित करने में, यानी कि उसको अच्छे से अपनी दुकान को खरीदना होगा, उसमें वर्कर्स लगाने होंगे, इन सब की जरूरत होती है। फिर है नेक्स्ट हमारे व्यवसाय का चुनाव। किसी भी व्यापारी को अपने अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, उससे समुचित स्थान हो तथा उसके सफल संचालन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। देखो भाई सबसे बड़ी बात है, जब हमने व्यवसाय चलाया, जैसे हमने कोई भी काम स्टार्ट किया और एक जंगल है ना, वहाँ पे एक दो घर है, मुश्किल से कोई नहीं आता वहाँ पे, एक दो ही घर है बस, कोई नहीं आता जाता, और आपने वहाँ पे क्या शुरू कर दिया, आपने वहाँ पे लगा ली कोट का शोरूम खोल लिया, तो वहाँ पे थोड़ी ही चलेगा। जंगल के बीच भाई आपको अच्छे से शहर में अच्छे से जहाँ पे बहुत काफी लोग आते हो, इनफैक्ट जहाँ का जो रहने सहने का जो कल्चर हो वो थोड़ा वो शहर का हो, है ना। यानी कि एक तरह से आपको जो अपना चुनाव है वो इस तरीके से करना चाहिए जो उसकी जगह के अनुरूप हो। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, आप कश्मीर में है और कश्मीर में आपने सूती कपड़ों का व्यापार स्टार्ट किया, तो सूती कपड़े वहां पर नहीं चलेंगे, कॉटन के कपड़े वहां पर नहीं बिकेंगे, क्योंकि वहां पर सर्दियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है
व्यावसायिक शिक्षा, भाई गलाकाट स्पर्धा के वर्तमान युग में प्रत्येक व्यापारी को सामान्य शिक्षा तो प्राप्त करनी ही चाहिए। उसके साथ यदि उसके द्वारा चुने गए व्यवसाय अथवा व्यापार के लिए किसी विशिष्ट शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसे भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। देखो जैसे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा तो आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में कि आप उसको समझ लें, ठीक है। और कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए ना आपको किसी अलग से प्रशिक्षण की जरूरत होती है। जैसे यदि मैं बात करूं, एक तरह से मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना है तो उसके लिए आपको डी फार्मा वगैरह का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है ना। तो इसी तरह अपने बिजनेस के लिए हमें आवश्यकता होती है एक स्पेसिफिक डिग्रीज की, है ना। सिंपल देखो सही बताओ ना, जो सिंपल व्यापारी होते हैं उनको तो जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपको साड़ी का कारोबार करना है, बट कुछ एरियाज में हो गया है इम्पोर्टेंट कि आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री या प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं हमें विक्रय कला में दक्षता। भाई उसे विक्रय कला में दक्षता होनी चाहिए, यानी कि उसे पता होना चाहिए कि ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित कैसे करना है, उनका सामान ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बिक सकता है। तो इन सब का भी हमें व्यापारी को ध्यान रखना चाहिए। फिर होता है सहनशीलता। देखो सहनशीलता सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं मोस्टली होता है, जो लेडीज वगैरह होती हैं वो बहुत सारे किसी भी शॉप पर जाती हैं, उन्होंने बहुत सारी साड़ी साड़ी को रीओपन बहुत सारी साड़ी देखी है कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं आई, बहुत ऐसे पसंद करके उनको नहीं पसंद आती तो वो चल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है वो हाइपर हो जाता है कोई कोई शॉप वाला, तो उससे उसकी जो उसकी गुडविल है ना वो खराब होती है। वो लड़ जाता है कि तुमने इतनी सारी साड़ियाँ खुलवा दी और अब जो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो अब तुम खरीद रहे हो। तो इन चीजों पर ना थोड़ा उसको सहनशीलता से काम लेना चाहिए, यानी कि उसको एक तरह से तमीज वहां पर दिखानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ग्राहक होता है, तुम्हारा क्या काम है ग्राहकों को आकर्षित करना। यदि उसको 1% कोई वस्तु पसंद नहीं आ रही है तो उसको आप जाने दो, है ना। उसके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते वो आपकी वस्तु को परचेस करे, ठीक है। तो फुटकर व्यापारी के लिए क्या जरूरी है भाई, सहनशीलता भी जरूरी है, किसी से गाली गलौज न करे, अपशब्दों का प्रयोग न करे। फिर है हमारा विज्ञापन, उसको अपनी वस्तु का और अपनी दुकान का देखो फुटकर व्यापारी क्या होता है, वो वस्तु का विज्ञापन नहीं करता है, वस्तु का विज्ञापन करते हैं उत्पादक, ठीक है। बट हाँ उससे उससे क्या होता है, वस्तु का भी कभी कभी विज्ञापन हो जाता है, वो करता है अपनी दुकान का उत्पादक, वो सॉरी अपनी दुकान का विज्ञापन, ठीक है। तो वो उसको अपनी दुकान का विज्ञापन भी करना चाहिए, और किसके थ्रू करना चाहिए, जैसे पोस्टर, सिनेमा स्लाइड, दीवारों पर लिखवाना आदि से उसको अपने एडवर्टाइज कराना चाहिए। फिर है दुकान की सजावट। दुकान की सजावट कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कभी जो ग्राहक होते हैं वो एकदम से अट्रैक्ट होते हैं दुकान की सजावट को देख, भले ही वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम हो, बट हाँ पहली नजर में वो आपकी शॉप पर आएगा तो वो अट्रैक्ट लगेगा तो उससे कि हाँ यहाँ पर एक शॉप है। तो उससे क्या होता है, दुकान की सजावट सजावट भी नहीं, कम से कम साफ सफाई की तो आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त वस्तुओं का चुनाव। भाई उपयुक्त वस्तु का चुनाव से मतलब है व्यापारी को अपनी दुकान में मुख्यतः उन्हीं वस्तुओं को रखना चाहिए जिनकी बाजार में आवश्यकता है। यदि वह आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का संग्रह कर लेता है तो उसकी बिक्री में होने पर उसे हानि हानि उठानी पड़ेगी, यानी कि मतलब वही है सिंपल कि जिसके बाजार में अधिक रिक्वायरमेंट है आप उसे ही रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में सर्दियों के कपड़े बेचेंगे और सर्दियों में गर्मी में कपड़े बेचेंगे, ठीक है। फिर है हमारा उचित कीमत तथा अधिक बिक्री। फुटकर व्यापारी को कम लाभ तथा अधिक बिक्री के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, है ना। उसके लिए उसे ग्राहक से उचित कीमतें ही वसूल करनी चाहिए जिससे बिक्री बढ़ जाने में अत्यंत कुल लाभ। भाई उसे अपनी वस्तु की कीमत इतनी ही रखनी चाहिए जो मतलब कि ग्राहक को सही लगे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप देखो एक बात बताऊं, ज्यादा वस्तु की ज्यादा कीमत ना, ज्यादा कीमत भी रखनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं रखनी चाहिए कि आपकी वस्तु पर ही सवाल उठ जाए। यानी कि ज्यादा जो बिल्कुल कम कीमत होती है ना, उससे भी क्या होता है कि वस्तु की ना वस्तु की क्वालिटी पर यकीन नहीं होता। जैसे मीशो है, मीशो इतना सस्ता सामान बेच रहा है कि अब उसकी जो वस्तु की क्वालिटी है ना
उन पर भरोसा नहीं कर सकते, और है भी यही, वे है भी नहीं, मतलब उनका सामान अच्छा नहीं आता है। बट फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, आपको इन पर ऐसे दाम मिलेंगे कि हाँ, सामने वाले को लगेगा कि हाँ उचित दाम है। तो इतने कम भी मत रखो वस्तु के मूल्य कि व्यक्ति के मन में डाउट आ जाए वस्तु को देखकर, है ना। और इतनी ज्यादा भी ना रखो कि वो खरीद भी ना चाहे, बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए जो व्यक्ति खरीद भी ले। फिर है हमारा उधार माल बेचना। फुटकर व्यापारियों को बिक्री बढ़ाने के लिए उधार माल भी बेचना पड़ता है, किंतु माल बेचने के पहले उसे ग्राहक की ईमानदारी तथा भुगतान क्षमता के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि यदि उसे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उधार माल भी बेचना पड़े ना, तो वो भी वो कर ले, बट थोड़ा सावधानी भी उसमें रखनी चाहिए उसे, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत गुण। उसके अपने कुछ व्यक्तिगत गुण भी होते हैं, जैसे वह ईमानदार हो, चरित्रवान हो। भाई चरित्रवान तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई भी व्यक्ति उसी शॉप पर जाना पसंद करेगा जो जिसकी नीयत अच्छी होगी, जो अनुशासित प्रिय होगा, जो स्वभाव का अच्छा होगा, गाली गलौज नहीं करता होगा, ईमानदार होगा और परिश्रम होगा, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे नैतिक गुण होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत गुण होते हैं, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं व्यापार में। फिर हमारी अन्य कुछ विशेषताएं होती है, जैसे माल वापसी की सुविधाएं, मौसम के अनुसार वस्तुओं का संग्रह, ये सब कुछ हमारे इसके आवश्यक गुण होते हैं। भाई नेक्स्ट है हमारा फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण। फुटकर व्यापारियों के वर्गीकरण की इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, फुटकर व्यापारियों के ना कितने भागों में बांटा गया है। पहले तो फुटकर व्यापारियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी, और फिर है हमारा बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी, ठीक है। देखो भाई, छोटे पैमाने के जो फुटकर व्यापारी है उनको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा फेरी वाला या भ्रमण वाली प्रणाली व्यापारी, फिर है हमारा साधारण दुकानदार, फिर है हमारा एक मूल्य की दुकानें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे ऐसे किया आपने, ये कितने भागों में बटा गया है, ये है हमारा 7 भागों में। सबसे बड़े, पहली बात है हमारी, सबसे फर्स्ट है हमारा विभागीय भंडार, फिर है हमारा बहुसंख्यक दुकानें, फिर है हमारा डाक व्यापार, फिर है हमारा सुपर बाजार, फिर है हमारा किराया पद्धति, फिर है हमारा किस्त भुगतान पद्धति, और फिर है हमारा उपभोक्ता सहकारी भंडारण। देखो भाई, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये या तो ऐसे भी, ये लोग में भी पूछ सकते हैं आपको कि फुटकर व्यापारी के वर्गीकरण कीजिए, आपको ऐसे भी कर सकते हैं। वरना जो इनके बीच बीच में है ना, जैसे विभागीय भंडार क्या है, डाक द्वारा व्यापार क्या है, या साधारण दुकानदार कैसे होते हैं, तो इनके बारे में आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इसको बहुत ही बारीकी से और एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे व्यापारी के फुटकर व्यापारी। तो ये कौन होते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल रिटेलर, यानी कि जो छोटे पैमाने के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरी वाला या भ्रमण व्यापारी। देखो भाई, इसे बोलते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं फेरी वाला या भ्रमणशील व्यापारी, यानी कि हकर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हकर्स। ऐसे फुटकर व्यापारियों को अपनी कोई दुकान की आवश्यकता नहीं होती है, घूम घूम कर वस्तुओं को बेचते हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, देखो आपने देखा होगा, आपकी गली में आता होगा, जैसे कंबलों की या फिर दुकान जो मतलब ओवरऑल रेडी पर अपने सामान को रखते हैं, या किसी गाड़ी में रखते हैं। आजकल आपने देखा होगा बाहर रोड्स पर ही गाड़ियां गाड़ियां रहती हैं, उनमें आप टी शर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। गली में बस याद रखना, गली में जो भी फेरी वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, साग सब्जी वाले आते हैं, मिठाइयाँ वाले, कुल्फी, चादर, कपड़े, अन्य वस्तुओं का जो भी विक्रय करते हैं, उनको हम फेरी वाला या भ्रमणशील व्यापारी कहते हैं। उनको इंग्लिश में हम कहते हैं हकर्स। नाम है। फिर है हमारा फेरी वाले व्यापारी के लाभ। कम पूंजी की आवश्यकता हो, कम जोखिम होता है, सुगमता होती है, सरलता होती है। फिर है घर पर माल की सुपुर्दगी करते हैं, ये अपने घर घर बेचते हैं माल को जाकर, तो सुपुर्दगी अच्छे से कर देते हैं। फिर हमारे वस्तु विनिमय की सुविधा होती है। भाई ये कभी कभी क्या करते हैं, ये मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं के माध्यम से भी अपना जो है व्यापार चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई कोई क्या करता है, आप उसको कैसे होता है, हाँ, आप उसको साड़ी दे देते हैं, और साड़ी के बदले या फिर अच्छे अच्छे कपड़ों के बदले वो आपको एक टप दे देता है ना, या फिर कोई और वस्तु देते हैं। तो ये भी एक तरह से वस्तु विनिमय का ही
वस्तु विनिमय के व्यापार को करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा लोचपूर्ण। आप अपने व्यापार को अपने अनुसार ही बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर है नाशवान वस्तुओं के लिए उपयोगी। इस प्रकार का व्यापार शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए उपयोगी है, जैसे दूध, मक्खन, कुल्फी आदि का जो व्यापार करते हैं वो इसी तरह के व्यापारी करते हैं। फिर है हमारा मितव्ययी, बहुत ही कम खर्चे वाला होता है, इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि गुण और दोष कौन से हैं। देखो, सबसे पहला गुण है, सबसे पहला जो दोष है इसका वह है छल कपट। इनको कोई स्थायी एड्रेस नहीं होता, इनको कोई भी स्थायी दुकान नहीं होती, तो ये क्या होता है, ये कभी कभी छल कपट कर जाते हैं। ठीक है, वस्तु गलत देकर चले जाते हैं, पैसा ज्यादा लेकर चले जाते हैं, ये सब होता है। फिर होता है इनमें विश्वास का भाव होता है, क्योंकि इनका जब स्थायी पता नहीं होता, ये तो गली में आते रहते हैं, तो इनका कुछ पता नहीं रहता है कि ये कहाँ से है, तो इसलिए विश्वास का भाव रहता है, एकदम से इन पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर है निम्न श्रेणी की वस्तुएं। ये जो लगते हैं, ये वस्तुएं लगते हैं, देखो इनको ज्यादा अनुभव नहीं होता किसी भी चीज का, सिर्फ तो ये क्या करते हैं, वस्तुओं को ना ज्यादा उच्च कोटि की नहीं लाते। ठीक है, तो ये वस्तु बिल्कुल निम्न कोटि की लाते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट वस्तुओं का कम संग्रह। इनके पास वस्तुओं का बहुत कम संग्रह रहता है, तो इसलिए वस्तु जरूरी नहीं है आपको वो वस्तु मिल जाए जो आपको चाहिए होती है। ठीक है, कभी कभी इनफैक्ट कभी कभी वस्तुएं पूरी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको चाहिए होंगे ज्यादा और ये आपको कम क्वांटिटी दे देते हैं, तो लेकिन जो अल्प पूंजी होने से ये वस्तुओं का संग्रह कम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमित व्यापार। इनका जो व्यापार होता है वो बहुत सीमित होता है, बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। फिर हमारे वस्तुओं को लौटाने की असुविधा। ये वस्तुओं को लौटाने के लिए मना करते हैं। इन अनेक फेरी वाले माल को बेचकर दूसरे शहर या गांव चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि वस्तु कोई भी आपकी कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आई बाद में, तो ये उसको चेंज करने की सुविधा नहीं देते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें सीमित बिक्री होती है, जो क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं तो थोड़ी मात्रा में ये बेचते हैं, तो इसलिए इसमें जो बिक्री भी इनकी सीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीमित लाभ। भाई ये जो व्यापार होता है ये बहुत ही कम बजट का व्यापार होता है, तो इसमें जो लाभ होता है वो भी बहुत सीमित होता है। ठीक है, फिर हमारी साधारण दुकानें। देखो, साधारण दुकानें ही होती हैं जो जो भी आपके गली मोहल्ले में होती हैं। ठीक है, जैसे साधारण दुकानदारों से तात्पर्य ऐसे फुटकर व्यापारियों से है जिनका जिनकी अपनी दुकानें होती हैं तथा जो पराये गलियों, बाजारों या सड़कों के किनारे पर पाई जाती हैं। जो दुकानें मोस्टली सड़कों, किनारों या गलियों में पाई जाती है, इस तरह की जो दुकानें होती हैं वो कौन सी दुकानें होती हैं, वो होती है हमारी जो मतलब ये होती है हमारी सिंपल या साधारण दुकान, है ना, ऑर्डिनरी शॉपकीपर। इसमें क्या होता है, ये कुछ दुकानें सजावट भी रखते हैं, किंतु गलियां तथा गांव के दुकानदार पराई सजावट की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये दुकान निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक ही प्रकार की वस्तु वाली दुकानें, जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, तेल, कोयला आदि के दुकानें। अनेक वस्तुएं वाली दुकानें। ऐसी ऐसी दुकानें छोटी तथा बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। विशिष्ट वस्तुएं की दुकानें। विशिष्ट वस्तुओं की वस्तु हो सकती है जिसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी मिलती है, एक ही प्रकार की वस्तु भी जिसमें मिलती है। ठीक है, साधारण दुकानों के क्या लाभ है, उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की प्राय सभी वस्तुएं निश्चित स्थान पर मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, इनमें एड्रेस सिंपल रहता है, एड्रेस एक ही रहता है, तो एक ही जगह वस्तु मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ताओं को इन दुकानों से उत्तम कोटि की क्वालिटी की यानी कि माल मिलता है। यानी कि एक तरह से यदि फेरी वाली वस्तु होती है उनसे यदि कंपैरिजन करें तो फिर भी शॉप वाले को कुछ अच्छा सामान रखते हैं। फिर है हमारे ग्राहकों के निकटतम संपर्क में रहने के कारण इन्हें उधार भी मिल जाता है। ठीक है, जान पहचान हो जाती है दुकान वाले से, तो वस्तुओं को उधार भी मिल जाता है। ऐसी दुकानों का संचालन थोड़ी पूंजी में सुगमता से किया जा सकता है, यानी कि इतनी बहुत ज्यादा पूंजी भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ऐसी दुकानों का संचालन, हाँ ये तो मैंने करा दिया। फिर है हमारा विभिन्न प्रकार एवं श्रेणी की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ग्राहक को अपनी मनपसंद वस्तुओं का छांटने और चुनने की सुविधा मिल जाती है। ग्राहक एवं जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु
इनकी दुकान बहुत सजावट के साथ रखी जाती है। देखो यदि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे और वहाँ की जो शोरूम्स वगैरह देखोगे, मार्केट वगैरह शॉप देखोगे, तो वहाँ की जो शॉप्स होती है मार्केट में वो बहुत ही सजी हुई होती है, ताकि वो एक तरह से ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो कोई कोई ऐसी बात नहीं है, सभी सिंपल रखते हैं दुकान, कोई कोई अपनी दुकान को अच्छे से भी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साधारण दुकान के दोष क्या है। इनकी पूंजी अधिक नहीं होती अतः इनका विस्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका ज़्यादा अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई मार्केट है, सॉरी कोई शॉप है, तो उसे उसके स्थानीय लोग ही जान सकते हैं, बाकी नहीं, ठीक है। इनका व्यापार अधिकतर स्थानीय होने के कारण इनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है, इनका लाभ भी सीमित होता है, कार्यक्षेत्र भी सीमित। नेक्स्ट है भाई, भिन्न भिन्न दुकानों पर वस्तु के मूल्य में समानता नहीं पाई जाती है, ठीक है। वस्तु के मूल्य में समानता नहीं पाई जाती है, यानी कि कोई कितने का, यदि आप जैसे आप मार्केट में गए और आपने एक कोई जीन्स है, किसी की दुकान पे कोई रेट में है, किसी की दुकान पे वही जीन्स वही कपड़ा अलग रेट में है, तो समानता नहीं दिखती इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है फीस में, ये दुकानें प्राय उन्हीं वस्तुओं को बेचती है जिन पर अधिक लाभ मिल सके। कम लाभ देने वाली वस्तुएं चाहे कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, ये प्राय नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो एक फिर है हमारा पांचवा, एक ही दुकान पर प्रत्येक वस्तु को अनेक किस्में मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, सॉरी। इसमें ग्राहक को मनपसंद व आवश्यकता के अनुसार सभी वस्तुएं मिलने में कठिनाई होती है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, देखो उपभोक्ता जो होता है ना, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, तो जो उपभोक्ता होती है उनकी जरूरतें भी विभिन्न होती हैं, तो कभी कभी एक शॉप पर भी चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। एक मूल्य की दुकानें। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, थर्ड जो हमारी है, देखो भाई मैं आपको करा रही थी फुटकर व्यापारी के जो प्रकार है। छोटे पैमानों के व्यापारी होते हैं, बड़े पैमाने के व्यापारी होते हैं। छोटे व्यापारियों के पैमाने, सॉरी, जो छोटे पैमाने के व्यापार होते हैं फुटकर व्यापार में, उनके बारे में पढ़ाई थी मैंने आपको। क्या पढ़ा दिया अब तक? फुटकर या वो फेरी वाला या बरमनसीर व्यापारी पढ़ा दिया, साधारण दुकान वाला भी पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मैं बात करूंगी आपकी एक मूल्य की दुकान, यानी कि यदि मैं बात करूँ, आप इसे फिक्स फिक्स रेट शॉप भी बोल सकते हैं। तो भाई एक मूल्य की दुकान क्या होते हैं, देखो जिसकी, यदि मैं एक शब्द में बोल लूँ ना, एक तरह से सेल वाली शॉप, जहाँ पर सेल देखने को मिलती है, जैसे कहते हैं ना 10 रुपए का हर माल, 10 रुपए का हर माल, या कहते हैं 100 रुपए के दुपट्टे, 100 रुपए के दुपट्टे, या फिर कहते हैं ये ना, मतलब ओवरऑल इसमें सेल होती है, किसी एक दाम पर फिक्स होती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन दुकानों पर क्या 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 बोलते हैं इनको इंग्लिश में? फिक्स प्राइस शॉप भी बोल सकते हैं, वन प्राइस शॉप भी बोल सकते हैं। इन दुकानों पर विभिन्न प्रकार की अनेक छोटी छोटी वस्तुएं मिलती हैं। देखो छोटी छोटी वस्तुएं मिलती हैं इनमें, जैसे कंघा, शीशा, कैंची, चाकू, चूड़ा, लैब, ब्रुश, पाउडर, क्रीम, खिलौने, ताले, चाबियां, छल्ली, इटीसी, है ना, ये सब होता है आदि। इस प्रकार की अनेक वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिकती है। समस्त वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिकने के कारण इन्हें एक मूल्य की दुकानें कहते हैं। यानी कि आपने यदि देखा होगा, ये फेरी वाले भी करते हैं कोई कोई काम, या फिर आप यदि मेले में जाएंगे, है ना, मेले में जाएंगे तो वहां पर ना अलग अलग तरह की शॉप्स होती है ना। कोई अपना पंडाल सा लगा कर रखता है, यहाँ पे 25 रुपए का हर माल, 25 रुपए का हर माल। इस तरीके से ये इस तरह की जो शॉप होती है, ये हमारी वन प्राइस वाली शॉप होती है, यानी कि एक तरह से सेल करते हैं वो। कहते हैं ना सेल लग रही है आज तो सेल, या फिर आप मंगल बाजार में चले जाइए ट्यूसडे, या आप वेडनेसडे मार्केट में पीठ में चले जाइए, इस तरह की शॉप वहाँ पर ही पाई जाती है। तो इसमें ये हर माल 25 पैसे छांटो, खरीदा खरीदा 25 पैसे लगाकर बेचने के लिए, ये सब होती है, ठीक है। दुकानदार जोर जोर से इस प्रकार की आवाजें लगाकर भी भीड़ एकत्रित करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन दुकानों में ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार मनपसंद वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। भाव निश्चित होने के कारण इनमें गोलमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अब हम बात करते हैं इनके लाभ क्या है। भाई सबसे बड़ी बात, इस प्रकार की दुकानों पर गरीब जनता के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। गरीब जनता इन पर जाना पसंद करती है। फिर हमारी दुकानदार की आवाज ही ग्राहकों को आकर्षित कर लेती है। इन दुकानों पर
वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती मिलती हैं। इस दुकान की कम पूंजी में भी चल जाता है ये। सौदेबाजी की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तुएं सस्ती एवं जन उपयोगी के कारण सिर्फ बिक जाती हैं। फिर है, इस प्रकार की दुकानों में सजावट, विज्ञापन आदि पर कुछ व्यय नहीं होता। नहीं, ये बात आप गलत कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप यदि आप मेले में जाएंगे ना, तो वहाँ की जो शॉप देखेंगे वो अपनी सजावट पर फिर भी काफी ध्यान देते हैं। बट हाँ, यदि हम तुलना करें अदर यदि मैं अदर शॉप की तुलना करूँ तो शायद इसमें कम लगता है, ठीक है। फिर है एक इस अच्छे इसके दोष क्या है? दोष है इनकी, इन दुकानों पर साधारण व सस्ते सामान का ही विक्रय किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सी वस्तुओं का। और एक बात बताऊँ, फिर भी बहुत ही लो क्वालिटी का सामान यहाँ पर रहता है। यदि वस्तु 10 रुपए की हो, 10 रुपीज पर हो ना, या फिर 20 रुपीज पर हो, तो बहुत ही लो क्वालिटी का यहाँ पर सामान रहता है। ये दुकानें शिक्षित एवं धनिक वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो शिक्षित या धनिक वर्ग है उनके लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल में से ज़्यादातर धनिक वर्ग ही खरीदता है। बट ओवरऑल जो बुक्स में है आप वो पढ़िए। फिर है इसमें, इन दुकानों पर वस्तुएं सीमित मात्रा में रखी जाती हैं, अतः ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है, ठीक है। बहुत सीमित मात्रा में वस्तुएं होती हैं। इन दुकानों पर सस्ती वस्तुएं भी प्राय उसी ऊंची मूल्य पर बिकती है। अच्छा, इसमें क्या है, देखो देखो, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु वो 100 रुपए की है, ठीक है, तो वो वहाँ पे 10 रुपए की मिल रही है, ओके, मानते हैं इस बात को। बट कोई वस्तु यदि 5 की है और उसे भी 10 रुपए की दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी होता है, क्योंकि वहाँ पे हर माल जो है वो 10 रुपए का है, या हर माल है जो कि 20 रुपए का है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ज़्यादा रेट का सामान होता है वो भी वहाँ पे कम रेट में दिया जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम रेट का होता है, वो भी वहाँ पे ज़्यादा रेट का होता है। क्या पता उसकी वैल्यू 20 रुपए हुई ना, जो सेल में है, ठीक है। तो ये आज की हमारी इतना था। मैंने आपको क्या बता करा दिया, मैंने आपको ये दो बता दी, सॉरी, तीन, फेरी वाला या साधारण दुकानदार या एक मूल्य की दुकानें क्या होती है, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगी बड़े पैमाने के जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जैसे विभागीय भंडारण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में जरूर आता है, इनफैक्ट लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो सुपर बाजार के बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में मैं आपको अच्छे से कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।